हेलो, आई एम चंदन। मैंने कल बेसिक मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट पे बात की थी और मैंने कल यहाँ पे चैन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पे ख़त्म किया था, तो मैं आज उसके आगे बात करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा, मैं आज बात करने वाला हूँ प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में। तो बेसिकली मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि अगर कोई फंक्शन लेट से एफ एक्स की अगर बात करें, अगर वो दो फंक्शन u इंटू भी का मल्टीप्लिकेशन है तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं हम। तो क्या करते हैं, अगर d बाई डी एक्स एफ एक्स अगर आपको निकालना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, पहले u को एज इट इज रखेंगे और फिर v का डिफरेंशिएशन करेंगे एंड अगेन फिर v को एज इट इज रखेंगे और u का डिफरेंशिएशन करेंगे। इस तरीके से आप मतलब कि प्रोडक्ट रूल को अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले यहाँ पे u का डिफरेंशिएशन कर लिया और v को एज इट इज रख दिया और v का डिफरेंशिएशन कर लिया और u को एज इट इज रख लिया, तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इन्हीं को यूज करके मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताने वाला हूँ प्रोडक्ट रूल एंड डिवीजन रूल पे। मैं यहाँ पे डिवीजन रूल बताना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि डिवीजन रूल का जितने भी क्वेश्चन है वो इजीली हम प्रोडक्ट रूल से कर सकते हैं जहाँ तक फिजिक्स की बात है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन करके। तो यहाँ पे हमें दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या होगा, यहाँ पे पहला मैं x को एज इट इज छोड़ देता हूँ और साइन का डिफरेंशिएशन अगर लेंगे d बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स को एज इट इज छोड़ देते हैं और x का डिफरेंशिएशन ले लेते हैं dx बाई डी एक्स। तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और साइन x का डिफरेंशिएशन की अगर बात करें तो वो cos x होता है। तो बेसिकली ये इस तरीके का कोई फंक्शन बनने वाला है। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन आ गया y डैश, जो कि x cos x प्लस साइन x के बराबर है। ठीक है, सिमिलरली आप आगे ये क्वेश्चन उसी तरह से कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं और ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर आप बोले तो एक और क्वेश्चन ये करके दिखा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे देखिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप ये खुद करें, जैसा कि ये प्रोडक्ट डिवीजन रूल पे है। तो देखिए यहाँ पे x बाई 1 प्लस एक्स है, तो आप इसको सिंपली प्रोडक्ट रूल में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, x इंटू 1 प्लस एक्स के पावर माइनस 1। इस तरह से अब क्या हो गया, ये दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गए। तो यहाँ पे आप इजीली प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगा सकते हैं और आंसर पा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब हम कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ की बात करेंगे जो कि हमारे फिजिक्स में आगे आने वाले चैप्टर्स में ज़रूरत होगी। तो देखिए पहला जो हमारा ग्राफ है वो है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि स्लोप जो होता है, स्लोप के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन का कर्व कैसा होता है। तो जनरल कर्व जो होता है स्ट्रेट लाइन का वो होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, और m जो होता है यहाँ पे स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन होता है और c जो होता है वो y इंटरसेप्ट होता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पे c जो है वो y इंटरसेप्ट है। कहने का मतलब कि ये जो ग्राफ है वो कहाँ पे y एक्सिस को कट कर रहा है वो c बताता है और m जो होता है वो tan थीटा को बताता है। कहने का मतलब स्लोप को बताता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो अगर यहाँ पे मैं ये बोलूँगा कि c को अगर जीरो रखें, c को अगर जीरो रखें तो क्या होगा कि ये जो लाइन होगा वो अब ओरिजिन से पास होगा, क्योंकि y को कट करने वाला मतलब कि y यहाँ पे कुछ भी कट नहीं कर रहा है, ये लाइन y को कट ही नहीं कर रहा है। तो y को नहीं कट कर रहा है, कहने का मतलब है कि मतलब ये ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, तो इसलिए ये ओरिजिन से पास होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे c की कोई फाइनाइट वैल्यू है और यहाँ पे ये ग्राफ में ऐसा दिखा रखा है कि ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव वैल्यू ग्राफ में दिखा रहा है, इसलिए ये ग्राफ जो है वो इस तरह से है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये c की वैल्यू है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में यहाँ पे m जो होता है वो होता है स्लोप ऑफ द लाइन और c जो होता है यहाँ पे क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, जो कि y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कर रहा है। ठीक है, अब कुछ और स्ट्रेट लाइन का कर्व देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि c जो है वो नेगेटिव में है। क्या है, इंटरसेप्ट जो है आपका वो नेगेटिव है। नेगेटिव है, इसका क्या मतलब है कि ये y एक्सिस को ये नेगेटिव y में कट करने वाला है। जैसे यहाँ पे ये ओरिजिन है तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो लाइन है वो नेगेटिव y पे कट कर रहा है इस y एक्सिस को। इस चूंकि ये
माइनस सी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब यहाँ पे स्लोप नेगेटिव हो, हमें पता होता है कि स्लोप कब नेगेटिव होता है। स्लोप का मतलब क्या है, स्लोप tan थीटा इज इक्वल टू m। तो स्लोप नेगेटिव कब होगा, जब थीटा जो होगा वो किसके बड़ा होगा, 90 से। ठीक है, और हमें पता है कि 180 से 90 के बीच में थीटा होता है स्लोप का। तो यहाँ पे अगर थीटा 90 से बड़ा हुआ तो यहाँ पे स्लोप जो होगा नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये थीटा जो है वो 90 से बड़ा है, ये 90 और ये 90 से कुछ एंगल 5 पे है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि ये स्लोप नेगेटिव है और ये ग्राफ जो है थीटा 90 से ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन जो है वो कितना एंगल एक्सिस के साथ बना रहा है, वो जो है कि 90 से अबव एंगल एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में बना रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं पैराबोला की। तो पैराबोला का जो बेसिक कर्व होता है उसको समझते हैं। या तो पैराबोला का जो बेसिक कर्व होगा वो होगा माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स इज इक्वल टू माइनस के वाई स्क्वायर, या फिर आपका हो सकता है एक्स इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर x इज इक्वल टू माइनस का के एक्स स्क्वायर हुआ, x इज इक्वल टू माइनस का के वाई स्क्वायर हुआ, तो यहाँ पे जो पैराबोला का जो माउथ होगा वो लेफ्ट डायरेक्शन में ओपन होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर हुआ तो पैराबोला का जो माउथ होगा वो राइट डायरेक्शन में ओपन होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया आपका पैराबोला। बेसिकली पैराबोला को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर जनरल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो पैराबोला को हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन दे रखा है उसमें x का पावर 1 एंड y का पावर 2 है। इन जनरल अगर फिजिक्स में बात करें जनरली ऐसा होता है कि x का पावर 1 एंड साथ ही साथ y का पावर 2, या x का पावर 2 एंड y का पावर 1 हो। तो इस केस में भी जो ग्राफ बनता है, ये हाईएस्ट डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ। हाईएस्ट डिग्री अगर किसी कर्व का y में अगर कर्व है तो वो 2 हो और क्या बोलते हैं x का साथ ही साथ 1 हो, तो उस केस में पैराबोला बनता है। सिमिलरली x का हाईएस्ट डिग्री 2 हो और y का डिग्री 1 हो तो वहाँ पे भी पैराबोला बनता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप ले लें तो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे ये इक्वेशन हो गया तो ये इक्वेशन आपका एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा क्यों, क्योंकि x की जो पावर है वो 2 है मैक्सिमम पावर और y की पावर कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ये एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि x इज इक्वल टू अगर के वाई स्क्वायर रहा तो उसका माउथ जो होगा या तो राइट डायरेक्शन में होगा या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। अगर लेकिन यहाँ पे अगर y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर रहा या फिर y इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर रहा, तो यहाँ पे क्या होता है कि y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव के एक्स स्क्वायर रहा तो इसका माउथ जो होगा वो कैसा होगा, वो अपवर्ड ओपनिंग होगा। और सिमिलरली अगर y इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर रहा तो उसका जो माउथ होगा वो डाउनवर्ड ओपनिंग रहेगा। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें हाइपरबोला की, अगर हम बात करें, यहाँ पे ये बेसिकली गलत दे रखा है, ये हाइपरबोला होगा। तो हाइपरबोला बेसिकली अगर x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, या फिर इस तरह से कुछ भी बोल सकते हैं, y इज इनवर्सली x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y एंड y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, बात बराबर ही है। अगर ऐसा कोई सिचुएशन बनता है दैट मीन्स कि एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि ये जो ग्राफ है वो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाइपरबोला कुछ आपका इस तरह का होता है। ठीक है, और अगर आप पढ़ेंगे तो मैथ में वो ऐसा भी होता है। ठीक है, तो ये दोनों ही मिलके एक हाइपरबोला बनाते हैं। तो आप ये मैथ में ज़्यादा बेहतर पढ़ पाएंगे, लेकिन यहाँ पे इसका उतना ज़्यादा यूज नहीं है एज हाइपरबोला का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमें अब बात करने वाले हैं यहाँ पे हम सर्किल की इक्वेशन की। अगर सर्किल की इक्वेशन की बात करें हम, तो जो सर्किल का जनरल इक्वेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होता है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। ठीक है, अब आप अगर इन जनरल पहचानना ही चाहते हैं कि मतलब सर्किल क्या होगा, अगर कोई इक्वेशन दे रखा है तो आपको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर बेसिकली x एंड y का जो पावर होना चाहिए, मैक्सिमम पावर वो 2 होना चाहिए, साथ ही साथ x का जो कॉफिशिएंट होना चाहिए, x एंड y का जो कॉफिशिएंट होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए और नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए।
उस केस में आप बोल सकते हैं कि वो जो ग्राफ है वो कैसा है, सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन ऑफ सर्किल, जो कि आप इजीली पहचान सकते हैं इस तरह से। और अगर इस फॉर्म में है तो आप तो कह ही सकते हैं कि ये एक सर्किल होगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये एक ऐसा सर्किल है, बहुत ही कॉमन सर्किल है, जो कि मतलब ओरिजिन से ए रेडियस का सर्किल है ये। ठीक है, जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पे इलिप्स की। तो इलिप्स की अगर हम बात करें तो इलिप्स का तो जो जनरल इक्वेशन होता है जनरली एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। और इसका जो कर्व होता है वो ऐसा होता है, नॉट सर्किल, परफेक्ट सर्किल, थोड़ा सा वो ट्विस्टेड होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलिप्स। आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। अब बात आती है इंटीग्रेशन की। तो पहले समझते हैं इंटीग्रेशन होता क्या है। तो बेसिकली इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का ही रिवर्स प्रोसेस है। इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का ही रिवर्स प्रोसेस है। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर fx का डिफरेंशिएशन अगर f डैश x है, तो अगर f डैश x को इंटीग्रेट करते हैं आप तो वो वापिस fx आ जाने वाला है, fx प्लस c, साथ में कोई कांस्टेंट आएगा। ठीक है, और इस वाले इंटीग्रेशन को हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या समझा रहा था आपको कि जो इंटीग्रेशन है वो रिवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का। क्यों है ऐसा, क्योंकि अगर किसी fx को डिफरेंशिएट करते हैं और वो f डैश x आता है तो f डैश x का डिफरेंशिएशन fx प्लस c आएगा। देख रहे हैं कि f डैश x को अगर इंटीग्रेट कर दें हम तो वापस क्या बन जा रहा है, fx। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। और रिवर्स प्रोसेस है इसलिए ये थोड़ा टफ भी हो जाता है डिफरेंशिएशन में, क्योंकि जनरली इसमें ऐसे फॉर्मूले डायरेक्टली यूज नहीं करने को होते हैं। बहुत कम ऐसे फॉर्मूले होते हैं जिसको कि हम डायरेक्टली यूज कर पाते हैं, और यहाँ पे मेनली आपका लॉजिक जो होगा वही काम करने वाला है। ठीक है, तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने आपको समझाया कि इंटीग्रेशन है जो कि रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। चलिए कुछ फॉर्मूले हैं, इसमें तो लिमिटेड फॉर्मूले ही हैं, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे x रेज टू द पावर n यहाँ पे कोई कांस्टेंट होगा। अगर इस तरीके का है तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला x रेज टू द पावर n, यहाँ पे सॉरी n होगा, n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस c। ठीक है, और प्रोवाइडेड n जो होना चाहिए वो -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर -1 होगा तो उस केस में हम देखेंगे कि उसका फॉर्मूला क्या बनने वाला है। ठीक है, अब देखिए साइन x का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस x होगा, कॉस x का साइन x 1/x। जैसा कि हमने बताया कि x जब ये n जो होगा -1 होगा उस केस में जो डिफरेंशिएशन होगा वो ln x होगा या फिर log e बेस x होगा, ln x भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं f डैश x बाई fx। तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा ln fx या फिर log बेस e fx प्लस c। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन भी e टू द पावर x होता था और डिफरेंशिएशन भी इंटीग्रेशन भी यहाँ पे e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे cos x का। देखिए यहाँ पे ये समझाने की कोशिश करी जा रही है आपको कि cos का डिफरेंशिएशन sin x था, तो sin का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वो cos x आएगा। चूंकि ये माइनस हटाया है हमने, अगर दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर दे तो ये माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा। यही दिखाना चाहता है आपको। साइन का डिफरेंशिएशन अगर cos x है तो यहाँ पे cos x को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये साइन देगा। यहाँ से आपको देख सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं कि मतलब एक रिवर्स प्रोसेस को डिफाइन कर रहा है या फिर दिखा रहा है। ठीक है, तो यही है, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो डिफरेंशिएशन का ये इंटीग्रेशन जो होता है वो रिवर्स प्रोसेस होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन है जिसको कि हम करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन हमें करना है।
तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर 0 dx। और हमें पता होता है कि x रेज टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो n यहाँ पे कितना है, 0। तो यहाँ से आप कर सकते हैं x रेज टू द पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको कर लेते हैं थोड़ा। चलिए देखिए, अगर मैं उसकी डिफ्रेंशिएशन करूं तो यहाँ पे इंटीग्रेशन 3 sin x प्लस 2 dx है। तो इसकी अगर इंटीग्रेशन की जाए तो यहाँ पे sin x का इंटीग्रेशन अभी अभी हमने देखा क्या होता है, देखिए sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos x। तो बस आपको माइनस का cos x यहाँ पे लिख देना है। और जैसा कि हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था कि कांस्टेंट टर्म जस्ट बाहर हो जाता है, तो यहाँ पे भी सेम कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाएगा और जो इंटीग्रेशन होता है वो प्लस माइनस में सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले सेपरेट कर देता हूँ 3 sin x और ये इसको सेपरेट कर दिया dx dx। अब 3 को बाहर कर देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म को आप बाहर कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 sin x dx प्लस 2 dx। चलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 3 इंटू माइनस का cos x और इसका इंटीग्रेशन अभी अभी मैंने किया है, यहाँ पे ये हो जाएगा x। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x। तो ये आ गई आपकी इंटीग्रेशन ऑफ, जो कि इसके बराबर है 3 cos x के बराबर, सॉरी 2x माइनस 3 cos x के बराबर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी बात समझ आ रखी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी तक मैंने बताया था आपको कि अगर कोई इंटीग्रेशन ऐसे दे रखा है fx dx, तो इंटीग्रेट करने के बाद लेट्स से f डैश x है, तो ये इंटीग्रेट करने के बाद ये fx प्लस c आता है। तो इसको हम बोलते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म आता है जिसका की वैल्यू हमें जनरली पता नहीं होता है। अगर कोई क्राइटेरिया ना दे रखा हो तो हम नहीं बता सकते हैं कि c की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इसलिए हम इस चीज़ को बोलते हैं कि ये एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इसका वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं है, मतलब कि डिपेंड करता है, मतलब हम बता नहीं सकते हैं। फिक्स तो होगा लेकिन हम बता नहीं सकते हैं कि इसका वैल्यू कितना है, ऐसे जब तक कि क्राइटेरिया ना दिया हो। तो उसके लिए आता है आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन, जो कि एक डिफिनिट वैल्यू देता है यहाँ पे। जैसे कि अगर मैं ये बोलता हूँ कि fx को आप इंटीग्रेट करते हैं और उसका इंटीग्रेशन कैपिटल fx आता है, तो अगर वो डिफिनिट इंटीग्रेशन अगर दे रखा है a से b, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, इसमें बस लिमिट पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे कैपिटल fx में पहले अपर लिमिट जो कि b है वो पुट करेंगे, माइनस कैपिटल f इंटू लोअर लिमिट a पुट करेंगे, और इस तरह से हम वैल्यू को पा सकते हैं। तो यही हो गया आपका क्या, डिफिनिट इंटीग्रेशन। यहाँ से जो वैल्यू मिलता है एक फाइनाइट वैल्यू मिलता है हमें, यहाँ पे कोई c नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, कोई c नहीं होता है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये एक फाइनाइट वैल्यू देती है। ये बात समझ आ गई सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रखी हो। चलिए मैं थोड़ा पानी भी लेता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जिसको कि हम सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे सारे तो नहीं करूँगा, मैं चाहूँगा कि आप एज ए होमवर्क इसको करके लाएं। तो चलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन दे रखा है 1 से 2 x रेज टू द पावर 2x dx। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, x की पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1, और इस पर लिमिट पुट करेंगे कहाँ से, 1 से 2 तक। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं x रेज टू द पावर 3/2 1 से 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर बाद में लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं
तो एक 2 से एक 2 गया, यहाँ पे 4 बचा, माइनस का 1/2, तो यहाँ से इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा 7/2। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का था, और एक फाइनाइट वैल्यू दे रही है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व, सभी को कर सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है आपको, ए पार्टिकल मूव्स इन xy प्लेन विथ वेलोसिटी vx इज इक्वल टू 8t-2 एंड vy इज इक्वल टू 2 इफ इट इज पास थ्रू द पॉइंट x इज इक्वल टू 14 एंड y इज इक्वल टू 4 एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, देन इक्वेशन ऑफ द पाथ इज व्हाट। तो हमें यहाँ पे इक्वेशन ऑफ पाथ बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, इक्वेशन ऑफ पाथ बताना है, मतलब कहने का है कि आपको देखिए यहाँ पे x एंड y में रिलेशन निकालना है, आपको x एंड y में रिलेशन निकालना है। वेलोसिटी दे रखी है आपको, तो यहाँ पे कर लेते हैं। vx को क्या लिख सकते हैं हम, 8t-2, और वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं dx/dt इज इक्वल टू 8t-2। तो यहाँ से dx आप कैलकुलेट कर पाएंगे जो कि 8t-2 dt होगा, और यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो ये बनेगा 8t² माइनस का 2t, यहाँ से 2 से 4 में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि x की जो वैल्यू आ गई वो 4t² माइनस 2t आ गई, ठीक है। ये इक्वेशन 1 आ गई हमारी। अब सेकेंड इक्वेशन की अगर हम बात करें तो हमारी सेकेंड इक्वेशन vy इज इक्वल टू 2 है, इसको हम लिख सकते हैं dy/dt इज इक्वल टू 2। यहाँ पे मैंने एक चीज़ मिस कर दिया है जो कि कांस्टेंट c होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो y की वैल्यू जो होगी वो 2t प्लस c' होगी, ठीक है। अब हमें बेसिकली c' कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो c' कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं जरा। कंडीशन दे रखा है हमें यहाँ पे कि जब x 14 है तो टाइम कितना है 2 सेकेंड, तो x को 14 रखिए, ये 14, तो टाइम कितना था 2 सेकेंड, तो 4 × 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 × 2 प्लस c। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये 16 माइनस का 4 प्लस c, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा आपका 12 इज इक्वल टू 14 प्लस c, तो c आ गया यहाँ पे 2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये c की वैल्यू 2 आ गई, तो x को आप लिख सकते हैं क्या, मैं ऊपर लिख देता हूँ, x जो हो गया आपका यहाँ पे 4t² माइनस 2t प्लस 2, ये हो गया x। सिमिलरली अगर हम y में वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो y जब 4 है तो टाइम 2 सेकेंड है, तो y 4 है तो टाइम कितना है 2 × 2 प्लस c, तो c की जो c' की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 0। तो बेसिकली ये जो इक्वेशन है वो हमारा y इज इक्वल टू 2t के बराबर है। और हमें यहाँ पे x और y में इक्वेशन डेवलप करना है जो कि हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को और इक्वेशन ऑफ पाथ को दिखाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि टाइम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, y/2 होगा और टाइम की जगह पे यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमें बेसिकली इजीली आंसर मिल जाएगा। तो अगर आप पुट करना चाहें तो कर दीजिए, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। x इज इक्वल टू टाइम कितना है 4t², 4 t की जगह पे y/2 पुट करेंगे होल स्क्वायर माइनस 2 y/2 प्लस 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल और ये 4 से 4 कैंसिल, तो ये y² माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू x। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पाथ। तो इस पाथ पे पार्टिकल चलने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको कैसे करने हैं मैं समझ पा रहा हूँ कि आप कर पाएंगे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं मैक्सिमा मिनिमा की। मैक्सिमा मिनिमा यहाँ पे हम क्यों पढ़ते हैं और कैसे हम मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट करते हैं उस चीज़ की बात करेंगे। तो मैक्सिमा मिनिमा बेसिकली आपको कई जगहों पे जैसे फोर्स निकालना हो तो पूछेगा कि मैक्सिमम फोर्स क्या होगा और फंक्शन दे रखा होगा टाइम के फंक्शन और एक्स का फंक्शन, तो उस केस में हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालना पड़ेगा। या फिर अगर वेलोसिटी दे रखा है टाइम का फंक्शन और वहाँ पे पूछेगा कि आपको
मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी है तो उस केस में हमें मैक्सिमा मिनिमा की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से हम मतलब कि किस तरह से मैक्सिमा मिनिमा हम निकालते हैं उस चीज़ को सीखना हमें ज़रूरत है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं। तो अगर कोई फंक्शन दे रखा है, लेट्स से y = fx, अगर फंक्शन दे रखा है y = fx फंक्शन दे रखा है, तो मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे मिनिमा की बात करूँगा। तो हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं और डिफरेंशिएशन करने के बाद डिफरेंशिएशन करेंगे तो f' आ जाएगा, फिर इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ से कुछ x की वैल्यू आएगी, लेट्स से x1 आ गई। फिर क्या करते हैं, इस वैल्यू पे या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। अब देखिए दोनों में ही क्या है कि डिफरेंशिएट करके इसको 0 के बराबर करते हैं और वहाँ से x की कुछ वैल्यू आती है, x1 या x2, यहाँ पे दोनों में अलग अलग दे रखा है, ठीक है। तो अब मैक्सिमा प्रोड्यूस करेगा इस वैल्यू पे कि मिनिमा प्रोड्यूस करेगा, उसके लिए हम क्या करते हैं कि डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। इसका अगेन हम डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि f'(x) होगा। अगर ये वैल्यू इस x1 पे पॉजिटिव आता है तो मैं ये बोलूँगा कि ये मिनिमा वैल्यू इस वाले x पे अटेंड कर रहा है। सिमिलरली अगर f' नेगेटिव आता है तो मैं ये बोलूँगा कि इस x पे ये फंक्शन जो है वो मिनिमा अटेंड कर मैक्सिमा अटेंड कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ। हम क्या करते हैं कि f(x) एक फंक्शन लेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करके क्या करेंगे 0, और जैसे ही 0 करेंगे तो यहाँ से एक वैल्यू आएगी, लेट्स से x1 आ गई वैल्यू। अब क्या करते हैं कि इस x1 पे ये फंक्शन या तो मैक्सिमा अटेंड करेगा या मिनिमा अटेंड करेगा। तो हमें पता करना है कि मैक्सिमा अटेंड करेगा या मिनिमा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसका डबल डिफरेंशिएशन लेते हैं। तो लेट्स से ये डबल डिफरेंशिएशन ले लिया मैंने। तो जैसे ही डबल डिफरेंशिएशन लेंगे हम, तो अगर डबल डिफरेंशिएशन उस x पे पॉजिटिव आता है तो वो मिनिमा अटेंड करेगा, और डबल डिफरेंशिएशन अगर उस x पे नेगेटिव आता है तो वो क्या करेगा, मैक्सिमा अटेंड करने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हैं, ये मिनिमा है, ये मैक्सिमा है, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं वैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है और हमसे पूछ रखा है कि मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन लेंगे। चलिए डिफरेंशिएशन ले लेते हैं। तो यहाँ पे 2x - 3 = जैसे ही डिफरेंशिएशन लेंगे इसको इक्वेट करेंगे 0 के साथ, 2x - 3 = 0। तो x आ गया यहाँ पे 3/2। अब हमें पता नहीं है कि ये जो वैल्यू होगा ये इस वैल्यू पे, ये x1 बोल देते हैं, हमें पता नहीं है कि ये जो फंक्शन है वो इस x1 पे 3/2 पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा। तो पहले हम चेक करेंगे कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा। तो उसको चेक करने के लिए हम इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे। तो d2y/dx², तो यहाँ पे करेंगे तो ये 2 आएगा जो कि पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो ये वैल्यू, इस वैल्यू पे ये फंक्शन क्या करेगा, इस वैल्यू पे सॉरी ये फंक्शन क्या मतलब कि अटेंड करेगा, वो मिनिमा अटेंड करेगा। तो बस x1 = 3/2 पे ये मिनिमा अटेंड करना है। तो इसका मिनिमा जो होगा वो होगा x की जगह पे 3/2 पुट कर देंगे। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो ये चीज़ है कि पहले आप डिफरेंशिएट करते हैं, उसको 0 के इक्वेट करते हैं, फिर अब यहाँ पे वो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू अटेंड कर सकता है। तो उसको चेक करने के लिए डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर डबल डिफरेंशिएशन उस वैल्यू पे पॉजिटिव आता है तो उसको बोलेंगे कि वो मिनिमा अटेंड कर रहा है। यदि वो डबल डिफरेंशिएशन पे अगर नेगेटिव वैल्यू अटेंड कर रहा है तो मैं ये बोलूँगा कि वो मैक्सिमा का कंडीशन है, ठीक है। और मैक्सिमा पुट करने के लिए उस वैल्यू को हम मेन फंक्शन में पुट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, सिमिलरली मिनिमम वैल्यू के लिए। चलिए आगे बात करते हैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या बोलता है कि अगर साइन थीटा जो होता है वो थीटा के बराबर होता है। अगर थीटा जो हो बहुत ही छोटा हो, मतलब कि इन शॉर्ट अगर बोल सके तो 0 से 5 डिग्री के एंगल में हो, अगर इस रेंज में हो जनरली, तो हम बोलते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो थीटा के बराबर होता है, ठीक है। सिमिलरली उसी तरह से टैन थीटा
tan थीटा भी थीटा के बराबर होता है, कब? जब थीटा जो हो वो 0 से 5 डिग्री जनरली हो। और cos थीटा जो हो 1 के बराबर होता है, cos थीटा 1 के बराबर होता है, कब? जब थीटा जो हो वेरी स्मॉल हो। इसके लिए मैं कंडीशन नहीं बोलना चाहूँगा, लेट से अगर 3 डिग्री आप बोल सकते हैं, 0 डिग्री से 3 डिग्री, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं कि cos थीटा की वैल्यू लगभग 1 है, 1 नहीं लेंगे, लगभग 1 है, ठीक है, मतलब 1 लेके कैलकुलेशन कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हो गई स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। आगे बात करते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या बोलता है कि अगर 1 + x रेज टू द पावर n है और मॉड ऑफ x जो है वो बहुत ही छोटा है 1 के कंपैरिजन में, तो हम इस वाले एक्सप्रेशन को डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 + nx। ये हमें बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोलता है। चलिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे ये है 1.3 की पावर 1/3, तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.3 की पावर 1/3। तो यहाँ पे अगर देखें तो 1 के कंपैरिजन में ये जो 3 है वो बहुत ही छोटा है, तो हम बोल सकते हैं कि 1 + x जो होगा रेज टू द पावर n को हम लिख सकते हैं 1 + nx, इसलिए इसको भी हम लिख सकते हैं क्या 1 + 1/3 × 0.3। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 1 + 0.1, तो ये हो गया 1.1। तो ऐसे इस तरह से हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का यूज करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक यू।